हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 22 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स फ्रॉम राजस्थान। तो एक राजस्थान में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, तो ये सेकंड बार हुआ जहां पर फैक्शनलिज्म आ गया राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ग्रुप पहले जो बना था, पहले एक ग्रुप बना था अबाउट दी अशोक गहलोत, और दूसरा ग्रुप बन गया था सचिन पायलट को लेकर। तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल एक क्रिएट हो गया था हमारे इंडिया के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर स्पेशली। सो वो चीज तो कांग्रेस ने रिजॉल्व करा ली, लेकिन फाइनली उसके दो या एक डेढ़ साल बाद एक सिचुएशन अराइज हो गई। क्योंकि हुआ क्या, जब इलेक्शंस हुए थे हिंदी हार्टलैंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो इन तीनों स्टेट्स में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट, तीनों स्टेट्स में फैक्शनलिज्म था कांग्रेस के अंदर ही। दो लोग थे, दोनों ही कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे। तो कांग्रेस के जो हाईकमान थे, कांग्रेस के जो दिल्ली में बैठते हैं, कांग्रेस में मेन पार्टी है, उन्होंने डिसीजन लिया था कि क्यों ना हम लोग एक तरीके से रिपीटेशन पे जाएं, रीशफलिंग पे जाएं। क्योंकि आधा 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 टेन्योर एक चीफ मिनिस्टर करेगा काम, आधा टेन्योर दूसरा चीफ मिनिस्टर काम करेगा। लेकिन वो वही वही मॉडल छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट किया था, वही चीज मध्य प्रदेश में सेटल करी थी, वही चीज राजस्थान में सेटल करी। छत्तीसगढ़ में इशू अभी भी चल रहा है ना। भूपेश भूपेश बघेल और सम अनदर पर्सन देव करके जो है, उनके साथ उनके उनके बीच में चल रहा है। एमपी में बात करें तो एमपी में कुछ समय बाद ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, क्योंकि सिंधिया जी खुद, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी में ज्वाइन कर गए। राजस्थान में भी सिचुएशन बनी हुई है। तो फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपनी कैबिनेट को रीशफल कर दिया, और राजस्थान कैबिनेट को एक्सपेंड करके उन्होंने 15 मिनिस्टर्स को ओथ दिला दी। ओके, 15 मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ इन द राजस्थान कैबिनेट, और कैबिनेट क्या है, एक्सटेंड हो गई। और हमेशा याद रखना, चाहे हम स्टेट असेंबली की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट में मैक्स टू मैक्स जो मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 100 एमएलए, 100 एमएलए हैं या 100 एमपीज हैं, तो मैक्स टू मैक्स उनका 15%, मतलब 15 एमपीज और 15 एमएलए ही मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मूविंग फर्दर, सॉरी, इट्स नॉट 15%, इट्स समथिंग 25 to 30 के बीच में है। इट्स नॉट 15%। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द परसेंटेज। तो एक बार जरूर सर्च करना कि वो है क्या, परसेंटेज क्या है, क्या हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लेजिस्लेचर्स कैन बिकम अ मिनिस्टर। ओके, वो चीज सर्च करना। इट्स नॉट 15%, इट्स समथिंग, या इट पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30%। ओके, 30 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है। ओके, मूविंग फर्दर। सो फार्म लॉज वापस हो गए, फार्म लॉज वापस ले लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने खुद। उन्होंने 20 नवंबर को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम अपने फार्म लॉज जो है वापस लेते हैं। 19 नवंबर को उन्होंने अनाउंस किया था। कैबिनेट ने बोल दिया है, यहाँ जो न्यूज दी गई है, यहाँ कैबिनेट ने फाइनली बोल दिया है कि डिसीजन तो मोदी जी ने बोल दिया है, लेकिन हाँ, रिपील कराने की बात तो है। रिपील तो एक प्रॉपर प्रोसीजर से होगा। तो कैबिनेट फाइनली एग्री कर गई है कि बाय द 24 नवंबर वो लोग अपने लॉस को रिपील करा लेंगे, अपने जो 3 फार्म लॉज हैं उनको वापस ले लेंगे। ओके, और इसके साथ साथ एक और न्यूज है। तो अभी जो किसान जो थे, फार्मर्स जो थे, और फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। ओके, तो अब प्रोटेस्ट कर रही थी, तो अब बात देखा जाए तो प्रोटेस्ट का तो एक ही मेन रीजन था, 3 फार्म लॉज को वापस रखना, है ना। लेकिन हुआ क्या, अब 3 फार्म लॉज वापस भी हो गए। तो अब फार्मर्स ग्रुप का जो कहना है, उन्होंने बोला है कि पहली बात, आप एमएसपी को लीगल बैकिंग दीजिए, मतलब एमएसपी को आप रूल बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगी मिलेगी। ये आप लॉ बना दो, एक लीगल बैकिंग दे दो, कि ये बोल दो कि एमएसपी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर द फार्मर्स। ये आपको करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर का ब्रीच हो रहा है, फेडरलिज्म का ब्रीच हो रहा है, उसको वापस लीजिए। अब फार्मर्स और 2 चीजों पे अड़ चुके हैं। बोल रहे हैं हम अपना जो प्रोटेस्ट था वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो एमएसपी है, एमएसपी को लीगल बैकिंग दीजिए, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर प्रॉपर लॉ बनाइए, और बोलिए कि एमएसपी शुड बी द फंडामेंटल राइट फॉर द फार्मर्स अगर वो अपनी क्रॉप बेचने जाता है बाहर। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको रिपील करिए। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये चीज बोली गई थी, ये बताया गया था। तो पहले क्या होता था, पहले
फार्मर्स जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, उनको सब्सिडीज मिलती थी। तो सब्सिडीज देने का एक तरीका था। कैसे? जैसे कि बिल आ गया 1000 रुपीज का, तो 1000 रुपीज में ही सब्सिडीज कट होके आती थी। तो फार्मर्स को जैसे 800 रुपए की सब्सिडी मिली, तो फार्मर्स को सिर्फ 200 रुपए बिल पे करना है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसमें कैबिनेट का कहना है कि भैया अभी आप 1000 रुपए का बिल आया, आप 1000 रुपए पे कर दो और 800 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इनिशियली आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि जब लोगों को पैसा पे करना होगा ना, ज्यादा पैसा पे करना होगा, अल्टीमेटली पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन जब पहले तो पैसा पे ज्यादा करना होगा, तो जिससे जो फार्मर्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन वहीं जो फार्मर्स, उनका कहना है कि हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए अगर हम लोन लेते हैं, तो आप लोन का इंटरेस्ट भी चुकाओ, फिर तो आप इंटरेस्ट दे नहीं रहे हो। ये चीज फार्मर्स यूनियन कह जो यूनियन बनी हुई है फार्मर्स की, उनका कहना है। स्पेशली संयुक्त किसान मोर्चा सबसे बड़ी बेसिकली फार्मर्स की यूनियन है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड? सो भोपाल और इंदौर, दोनों सिटीज, अर्बन सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, दोनों सिटीज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आएगा। तो दो तरीके के सिस्टम होते हैं। तो पहला जो सिस्टम होता है वो होता है कलेक्ट्रेट सिस्टम, एक दूसरा होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है? तो कलेक्ट्रेट सिस्टम जो है ना, वो इट्स अ ब्रिटिश एरा सिस्टम, ठीक है। और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो होता है, कलेक्टर सिस्टम इज अ ब्रिटिश एरा सिस्टम, और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो बेसिकली हमने है यूके में भी, है यूएस में भी, ठीक है, यूके में भी है। लेकिन ये स्पेसिफिकली बहुत बड़ी सिटीज के लिए, मेट्रो सिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है कमिश्नरेट सिस्टम। जैसे मुंबई में जाओगे तो वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम है, दिल्ली में जाओगे कमिश्नरेट सिस्टम है। लेकिन वहीं आप यूपी के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, छोटी सिटीज में जाओगे, तो वहां पर कलेक्टर सिस्टम रहेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो आईपीएस से बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। और वहीं बात हम कलेक्टर की करते हैं, तो इट्स डीएम, एडीएम, एसडीएम। तो ये सब कहां से आते हैं? आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ठीक है। तो दोनों की अलग अलग पोजीशंस है। पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो होता क्या था, कलेक्ट्रेट सिस्टम में लाठी चार्ज करवाना और सेक्शन 144 मतलब कर्फ्यू लगवाना, दोनों की पावर कलेक्ट्रेट के पास होती थी, कलेक्टर के पास होती थी, मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती थी। वही ऑर्डर इशू करता था पुलिस को, और पुलिस लाठी चार्ज करती थी। अगर कलेक्टर ने ऑर्डर इशू नहीं किया तो पुलिस लाठी चार्ज नहीं कर सकती। अगर कलेक्ट्रेट ने सेक्शन 144 का ऑर्डर पास नहीं किया, तो भाई कर्फ्यू नहीं लग सकता उस सिटी में। तो ये है कलेक्टर सिस्टम। लेकिन जैसे ही उस सिटी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ जाता है, तो वहां पर एडीजी रैंक का ऑफिसर अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। एडीजी मतलब बेसिकली एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो स्टेट के, हर स्टेट का एक पुलिस हेड होता है, क्योंकि पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, तो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उसका जो एडिशन वो है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो उस रैंक का जो पोस्ट है वो पुलिस कमिश्नर को दिया जाता है। वो एक सिटी का पूरा एक तरीके से हेड होता है लॉ एंड ऑर्डर का। और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर के पास पावर आ जाती है कि वो लाठीचार्ज और बेसिकली आपका सेक्शन 144 इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डर इशू करेगा, ना कि कलेक्ट्रेट। तो पहले भी यह चीज आनी थी मध्य प्रदेश में, दोनों सिटीज में, बट कुछ आईएएस ऑफिसर्स बुरा मान गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कलेक्टर की पावर कर्टेल हो रही है इस चीज से। तो इसी के लिए उस समय नहीं आ पाया। तो लेकिन फाइनली अब जो डीजीपी हैं एमपी के, उन्होंने प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार कर लिया, प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, और ये सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी स्टेट पे, सो व्हाट हैपेंड? सो सेंटर का एक पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली हम बोल सकते हैं उसको। एंड द नेम ऑफ पीएसयू इज बेसिकली एचएनएल, हिंदुस्तान न्यू प्रिंट लिमिटेड। सो इट्स अ पेपर मिल, ठीक है। हुआ क्या, कोविड 19 की वजह से और बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, ये जो सेंट्रल पीएसयू था वो बंद हो गया था। उसमें वर्कर नहीं आ रहे थे, वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैसा ही नहीं था। ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसमें अब देखा जाए तो इसमें ये है कहां पर, ये बेसिकली कोट्टयम में है, केरला में है। तो केरला गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि उनके ही स्टेट्स के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, वही इस पेपर मिल में काम करते हैं। सेंट्रल पीएसयूज है, लोगों को ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर पीएसयू में काम करो तो लोग यही बोलते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, चाहे आप हो भी ना, है ना। तो तो इन लोगों का ट्रस्ट होता है, एक एक रेगुलर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलता रहता है, उनके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट मिलता रहता है।
तो केरला गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई 2019 में जो चीज बंद हो गई थी, सेंट्रल पीएसयू जो बंद हो गया था, ठप पड़ गया था, एचएनएल, उसका प्रोडक्शन जो है हम फाइनली फिर से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अब बोल दिया है केरला गवर्नमेंट जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेगा टू दी सेंट्रल पीएसयूज कि फाइनली रिस्टार्ट हो जो 2019 में बंद हुआ था। और जो लोग हैं, वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस ना करें। और इंसॉल्वेंसी की जो है, मतलब बैंकरप्सी की जो एक तलवार लटकी हुई है इस पीएसयू के ऊपर, वो तलवार हटाई जाए। मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है ये सेंट्रल पीएसयू, तो उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा केरला गवर्नमेंट फाइनेंशियली। मूविंग फर्दर, सो राजस्थान में एक एक कॉन्सेप्ट आया था, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है सोशल ऑडिट। अब सोशल का मतलब है, ऑब्वियसली बात, सोशल जब वर्ड आ रहा है तो मतलब जनता से मतलब है। तो हुआ क्या, एक कॉन्सेप्ट आया था राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट अशोक गहलोत ही लेके आए। उनका ये कहना था कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, अब वो गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट तो हो जाती है, गवर्नमेंट का डेटा आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट स्कीम ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट हुई है, फाइनेंशियली वायबल ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग सिविल सोसाइटीज जो हैं, एनजीओ जो हैं, हम उनसे उनसे हम कभी भी एडवाइस नहीं लेते। और ऑडिट होने के बाद, मतलब जब भी ऑडिट होने की बात आती है गवर्नमेंट स्कीम की, तो हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते। इसी के चलते राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान में कुछ डिपार्टमेंट्स में सोशल ऑडिट की स्कीम जो है वो एक्सटेंड हो गई थी, वो इंप्लीमेंट हो गई थी कि भाई इन स्कीम्स में, इन डिपार्टमेंट्स में जितनी भी स्कीम्स आएंगे, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इनमें स्कीम बनती है तो इसमें सिविल सिविल सोसाइटीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये लोग बताएंगे कि भाई कैसे फंड का यूटिलाइजेशन करना है, और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब और भी गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब और भी डिपार्टमेंट्स में सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट वन इज अबाउट द शिफ्टिंग दी पाइल, इसको हम डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छा, ये एडिटोरियल बेसिकली बता रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड द सेकंड एडिटोरियल जो हमें पढ़ना है, इट्स अबाउट द रिलायबल डेटा, गुड पॉलिसी, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज द मीट ऑफ अ मैटर, इसको अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है, थोड़ा सा ये बेसिकली एथिक्स वाला एडिटोरियल है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो, विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट इज अबाउट द शिफ्टिंग द पाई। तो अभी हम बात करें तो इंदौर को लगातार फिफ्थ टाइम, फॉर अ फिफ्थ ईयर, क्लीनेस्ट सिटी का टैग लग गया। ठीक है, इज द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर फॉर द इंदौर, जिसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड्स देते कौन है, स्वच्छ भारत वाले? तो इट्स गिवन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये हर साल निकालती है, क्लीनेस्ट रैंकिंग निकालती है, जिसमें इंदौर जो है 5 साल से रैंक 1 पे आ रहा है। ठीक है, और अभी इन अवार्ड्स 2021 के अवार्ड्स की बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021 की, तो छत्तीसगढ़ इज द क्लीनेस्ट स्टेट। क्लीनेस्ट स्टेट, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां पर 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है, और वो क्लीनेस्ट स्टेट में आता है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट मतलब फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है, रैंक जैसे सिटीज में रैंक में इंदौर है, तो वैसे स्टेट में जो रैंक है वो छत्तीसगढ़ की है। और छत्तीसगढ़ भी लगातार थर्ड टाइम फर्स्ट पे आया है। और वहीं हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है उसको गंगा सिटी, क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है। तो एक और कॉन्सेप्ट जुड़ गया था गंगा सिटी का, कि मतलब जिन जिन सिटी से गंगा निकलती है, उन उन सिटीज को भी क्लीनेस्ट गंगा सिटीज का अवार्ड दिया जाएगा। तो वाराणसी में गंगा तो है ही, तो वहां पर भी वाराणसी को, जो कि हमारे मोदी जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसको क्लीनेस्ट गंगा सिटी का टैग मिल रखा है। तो हुआ क्या, जब ये, अच्छा, ये अवार्ड देता कौन है? अवार्ड से गिवन बाय द प्रेसिडेंट, बट फंडेड बाय द, या फिर जो रैंकिंग है वो रैंकिंग बेसिकली मिनिस्ट्री बनाती है। तो दिया प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, उन्होंने यही बोला है कि जैसे सैनिटाइज वर्कर्स हैं, है ना, पैंडेमिक में उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, और वो ज्यादा वर्नेबल ग्रुप में भी थे, तो उनको लेकर भी, उनकी सेफ्टी को लेकर भी हमें कमिटेड रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कमिटेड रहना पड़ेगा उनके वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, है ना। और इसके लिए हमें उन्होंने यही बोला है कि स्वच्छ भारत अभियान का एक मास मूवमेंट क्रिएट करिए, और चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी और भी अदर सिटीज में। फिर ये बताया गया कि भाई सूरत और विजयवाड़ा जो है उसने सेकंड और थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली उनको उन्होंने सिक्योर किया है। सूरत को सेकंड रैंक मिली है, विजयवाड़ा को थर्ड रैंक मिली है ना। और ये जो चीज है, ये सर्वे जो है, वो सर्वे अराउंड होता है 4320 सिटीज में। इसमें 4320 सिटीज में ये सर्वे किया जाता है। और देखा जाए तो झारखंड इज द क्लीनेस्ट स्टेट
विथ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अगर किसी स्टेट में 100 से कम लोकल बॉडीज हैं, उन स्टेट्स की रैंक निकाली जाए तो उसमें झारखंड नंबर वन पे आता है। उससे ज्यादा लोकल बॉडीज है तो छत्तीसगढ़ रैंक नंबर वन पे आता है। ओके, सो अब देखा जाए तो अब गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है, ऑथर भी क्या कहना चाहते हो, गवर्नमेंट को अब आगे चल के क्या करना चाहिए। तो ऑथर का यही कहना है कि रैंकिंग के दो ब्रॉडर पर्पस होते हैं, जो पर्पस सर्व होते हैं। क्या, एक तो पब्लिसिटी बूस्ट आता है और रिकॉग्निशन मिलता है, दो चीजें। ठीक है, मतलब पब्लिसिटी बूस्ट का मतलब जैसे इंदौर है, तो अब इंदौर को लोग जानते तो थे, इंदौर एज अ सिटी, बट अब लोग इंदौर को एक और नई पब्लिसिटी बूस्ट हो गई, इंदौर एज अ क्लीनेस्ट सिटी। तो एक टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़ता है और रिकॉग्निशन मिलती है। तो क्यों अर्बन के इंदौर के लोगों को थोड़ा प्राइड का एक, इंदौर के जो लोग हैं उनके उनके लिए एक अच्छी मोटिवेशन भी दिया जाता है कि क्लीन है तो और ज्यादा क्लीन करना है। तो और भी अदर जो सिटीज हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि भैया हमें इंदौर जब साफ हो सकता है तब बड़ा सिटी साफ हो सकता है, तो हम अपनी सिटी जो कि छोटी सी है वो साफ क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, तो देखा जाए तो ये रैंकिंग जो है वो 6 सालों से आ रही है, और 6 years इज अ गुड टाइम टू स्टॉक अप दी रैंकिंग प्रोग्राम। और अब जो हमारी आगे की जो गवर्नमेंट की स्टेप्स होने चाहिए रैंकिंग सिस्टम में, वो चीज़ यही होनी चाहिए कि भाई हम सिटीज़ को मोटिवेट करें। ठीक है, और रिसोर्स को अलोकेट करें, और सही तरीके से सैनिटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, पहला। दूसरा दूसरा कि भाई जो क्लीनेस्ट सिटी है, क्या सही में क्लीन हो रही है कि नहीं। आप रैंकिंग में दे रहे हो, बट इन रियलिटी, इन इन ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड लेवल पे ये काम हो रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तीसरा कि भाई स्टेट जो है वो अपनी एनर्जी और फंड को कैसे कैसे बेसिकली डिस्पर्स करता है, कैसे देता है, कैसे फोकस करता है उन पे, ये चीज। ठीक है, ये तीन चीजें करने की जरूरत है, ये ऑथर ने बताया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द रिलायबल डेटा एंड गुड पॉलिसी। अब इसमें ऑथर का जो कहना है, इसका अपन थोड़ा ओवरव्यू ही समझेंगे, इसका है क्या। तो देखो, अभी 2021 में सेंसस होने वाला है, और 2021 में सेंसस होने वाला है, इसमें ऑथर का यही कहना है कि हमारे पास एक रिलायबल डेटा होना चाहिए, और रिलायबल डेटा जब तक नहीं होगा हमारे पास, तब तक हम एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। तो फॉर मेकिंग द गुड पॉलिसी हमें रिलायबल डेटा की जरूरत है। अभी ऑथर ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही डेटा आता है, दैट इज अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन बिल। सो उसके लिए 2017 में एक जजमेंट हुआ था, जस्टिस पुट्टुसामी, और पुट्टुसामी ने बोल दिया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। और जहां से हमारे यहाँ पता लग गया कि भाई जो पर्सनल डेटा है वो उस पर्सन की जिसका डेटा है उसका राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है, किसके सामने डिस्क्लोज करना है, किसके सामने डिस्क्लोज नहीं करना। आप उसके ऐसे पर्सनल डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर बी एन कृष्णा कमेटी बनी थी, और बी एन कृष्णा कमेटी ने यही बोला था कि एक ही रास्ता बचता है, अगर हमें लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाना है तो वो एक ही रास्ता है, दैट इज कि भैया आप एक प्रॉपर लेजिस्लेचर, एक प्रॉपर लॉ बना दीजिए फॉर दी आपका उनके डेटा के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का खुद का लॉ है, जर्मनी में खुद का एक लॉ है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। तो भाई डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनना स्टार्ट हुआ है ना, बिल बनना स्टार्ट हुआ, कमेटी बनाने लगे लोग बाग। 2018 में नाम क्या रखा, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। फिर फाइनली अभी रिसेंटली देखा जाए तो उसको अभी चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। तो अभी उस पर काम चल ही रहा है, बिल का फॉर्मेशन भी चल ही रहा है, और आगे अभी नेशनल न्यूज में एक बात भी है, उसके अगेंस्ट में बात की गई। तो यही बताया गया कि उसका नाम चेंज कर दिया गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो अभी उस पर काम चल रहा है। तो ऑथर का यही कहना है कि जब भी हमने सेंसस कलेक्ट किया, तो सेंसस कलेक्ट होने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा के स्क्रूटनाइजेशन के लिए हमें फिर से कमेटी बनानी पड़ती है कि डेटा सही है या नहीं। तो हमें प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। जब तक हम प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग इतनी बड़ी कंट्री में गुड पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। और जब तक अच्छी पॉलिसी बनेगी नहीं, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी सक्सेसफुलनेस की हम बात ही नहीं कर सकते, है ना। ये चीज ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द मीट ऑफ अ मैटर ऑफ द मैटर। इसमें है क्या, इसमें यही बताया गया कि भाई गुजरात में अभी एक बात चल रही है कि नॉन वेज बैन कर दिया जाए। गुजरात में अभी पूरा भी डेटा निकल के आया है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो पॉपुलेशन है 15% शेड्यूल्ड ट्राइब का है, 10% मुस्लिम है, 7.5% शेड्यूल कास्ट है, और 50% जो है वो ओबीसीज है। तो हम कुछ जनरल कैटेगरीज, कुछ जैनिज्म, कुछ जैन और वैष्णिज्म को जो फॉलो करते हैं, जो लोग मीट नहीं खाते, अगर देखा जाए तो उनका शेयर तो कम है, तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का फूड ब्रीच कर रहे हैं, है ना, जो उनका राइट टू फूड है
उनको मीट खाने से मना कर रहे हैं। चलो आप बीफ की मना करते हैं अलग बात है, बट आप मीट की मना कर रहे हो। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई अगर आप किसी पर्सन को वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन बैन करते हो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पर तो वो गलत है। फूड इज द फंडामेंटल राइट, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात आती ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप किसी को खाने से रोकते हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, तो बाय दी उत्तराखंड हाई कोर्ट ये रूलिंग आ चुकी है कि आप उसके फंडामेंटल राइट का ब्रीच कर रहे हो। ये चीज ऑथर ने बताया। तो अब ऑथर का यही कहना है कि देखा जाए तो पॉपुलेशन की बेसिस पर हमें कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि भाई नॉन वेजिटेरियन बैन होना चाहिए नहीं बैन होना चाहिए। क्योंकि जब आप 18 साल के बच्चे को राइट देते हो वोट करने का, तो भाई कांग्रेस जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो बोलती है कि भाई मीट बैन करना चाहिए, मीट बैन नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी करती है भाई नहीं करिए। तो वही चीज है, तो जब उसके पास राइट है गवर्नमेंट चूज करने का, तो उसके पास ये भी तो राइट है वो क्या खा सकता है। और देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन कुछ चीजें जहां से आपके रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं वो चीज आप बैन करिए। कि किसी एक के मीट खाने से दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, बट किसी के चिकन खाने से या फिर मटन खाने से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो सकते। तो फिर आप बैन क्यों कर रहे हो मीट को? ये चीज ऑथर ने क्वेश्चन किया। मूविंग फर्दर, सो द नेशनल न्यूज व्हाट हैपन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल मीटिंग थी सारे स्टेट की डीजीपीज के साथ। जितने भी स्टेट है सारे स्टेट के जो पुलिस हेड है उनकी मीटिंग थी। और ने यही बोला है कि अब कोविड के बाद, कोविड के समय तो भाई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ये मोदी जी ने खुद बोला। अब कोविड के बाद पॉजिटिव चेंज आना चाहिए पुलिस के एटीट्यूड में टुवर्ड्स द पब्लिक, मतलब पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए पुलिस। ये उन्होंने अर्ज किया है कल डीजीपी की जो मीट हुई थी। मूविंग फर्दर, सर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह, उन्होंने करमबीर सिंह जो कि नेवल स्टाफ नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह, उनको आईएनएस विशाखापट्टनम दे दिया है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम है क्या? तो आईएनएस विशाखापट्टनम इज अ फ्लीट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो एक और नई चीज जुड़ गई इंडियन नेवी में। देखा जाए तो हम लोग आत्मनिर्भर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग खुद बनाया हम लोगों ने डिस्ट्रॉयर ये। मूविंग फर्दर, सो मध्य प्रदेश में एक नया टैक्स रिजीम प्लान आने वाला है, एंड दैट इज अबाउट दी एंड दैट्स अ प्लान फॉर दी काउ वेलफेयर इन दी स्टेट। ठीक है, अब ये है क्या? देखा जाए तो एमपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भैया हम गायों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि गायों का जो वो चारा होता है उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है। अब फंड इतना नहीं है, गाय ज्यादा है, स्टेट के पास फाइनेंशियली बर्डन ज्यादा आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है जैसे कि सेस लगता है, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस लगता है, तो वैसे ही एक नया टैक्स प्लान होना चाहिए एज दी काव वेलफेयर, कि जिससे हम लोग फंड इकट्ठा करें फ्रॉम दी पब्लिक और वो काव फोडर मतलब काव के चारे के लिए यूज किया जाए। ये चीज बोला गया। मूविंग फर्दर, सो प्रथम जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और जो मुंबई में काम करती है, मुंबई के स्लम्स एरियाज में, उसने कोविड 19 में ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करी वहां के लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन इम्पार्ट। और प्रथम सिविल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? बेसिकली फॉर दी फॉर टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन दी कोविड पीरियड। ठीक है, कोविड रिलेटेड सिचुएशन में भी जहां पर स्कूल बंद थे वहां पर उन्होंने पढ़ाई की बात की गई, पढ़ाई पढ़ाई इम्पार्ट की उन्होंने। मूविंग फर्दर, सो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही बिल पे काम कर रही है जिसमें जयराम रमेश भी हैं, है ना। अपोजिशन लीड सब सब पार्टीज के होते हैं, ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टीज के हो। ज्वाइंट पार्टी कमेटी में सब हर पार्टीज के एमपीज होते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे बिल में। उनका ये कहना है कि अभी जो बिल ड्राफ्ट हो रहा है उस ड्राफ्ट में ये बात बोली जा रही है कुछ एजेंसीज के लिए, कुछ एजेंसीज पर डेटा बिल जो है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उनको एग्जाम कर दिया जाएगा, उन एजेंसी को एग्जाम कर दिया जाएगा। जिसके चलते 5 एमपीज जो है जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज में उन्होंने अपना डिसेंट दिखाया है इस रिपोर्ट को लेकर कि भैया इस बात को हम नहीं मानेंगे। कुछ एजेंसीज को आप एग्जाम क्यों कर रहे हो, फिर तो आप मिसयूज करोगे पावर का। तो 5 एमपीज 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने अपना डिसेंट दिखाया है। मूविंग फर्दर, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी, हो सकता है कि जो बाइडेन की जो डेमोक्रेसी समिट होने वाली हो उसको वो ज्वाइन कर लें, वर्चुअली ज्वाइन करें। और जो डेमोक्रेसी समिट जो है वो 9 और 10 दिसंबर को होगी। अच्छा, ये समिट में बेसिकली दो कंट्रीज के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। वो दो कंट्रीज कौन सी? एक तो अफगानिस्तान जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, दूसरा म्यांमार जहाँ पर मिलिट्री कू हो गया। तो उस उन दोनों नेशंस की बात की जाएगी, और शायद इसीलिए इंडिया ज्वाइन कर रहा है क्योंकि दोनों ही इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं, इसलिए। मूविंग फर्दर, सो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने मंडे को कल मीटिंग उन्होंने वो बेसिकली मंडे को मीटिंग करेंगे, और वो यही देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, मतलब मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पौंडीचेरी, सदर्न सदर्न में यूनियन टेरिटरी जो है, वहां पर वैक्सीन ड्राइव कैसी चल रही है। तो बेसिकली रिव्यू किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट और पौंडीचेरी में कि भैया वैक्सीन ड्राइव कैसी चल रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में जो फर्स्ट डोज का जो कवरेज है बहुत ज्यादा खराब है, पुअर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का कहना है कि सेंटर ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे फूड का, जो चीज उन्होंने गवर्नमेंट ने बोली है कि हम चीज को एक्सटेंड नहीं करेंगे नवंबर के बाद, तो पटनायक जी का कहना है कि भाई सेंटर को फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है कम से कम 8 महीने के लिए और एक्सटेंड करना चाहिए, ये प्रोग्राम जो है और एक्सटेंड करना चाहिए। ये इन्होंने अर्ज किया है क्योंकि अभी भी लोग परेशान है, लोगों के पास खाना नहीं है, तो प्लीज आप उसको एक्सटेंड करो आप मिनिमम 8 महीने के लिए। मूविंग फर्दर, एक स्टडी सामने निकल के आई, ठीक है, और ये स्टडी बेसिकली कोई फर्जी स्टडी नहीं है, यूनेस्को ने स्टडी करी है, और स्टडी में यही बताया गया कि स्टडी में यही बताया गया बेसिकली कि स्कूल बंद होने से जेंडर इक्वलिटी जो है वो थ्रेटन हुई है। जेंडर इक्वलिटी कैसे थ्रेटन हो गई? क्योंकि लोगों ने लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। लड़कों को भेज रहे हैं स्कूल, लड़कों की भी एजुकेशन खराब हुई है, बट लड़कियों का स्कूल ही बंद हो गया क्योंकि वो घर के कामों में बिजी हो गई, घर के काम वो करने लगे, जिससे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड हाउस होल्ड क्योर्स, जिसके चलते जेंडर इक्वलिटी जो है थ्रेटन हुई है, और गर्ल्स जो है उनको एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हो पा रहा। जेंडर इक्वलिटी हो सकता है जब आगे 1-2 साल के अंदर जब रिपोर्ट सामने निकल के आए तो अच्छा ना हो, रिपोर्ट सामने नहीं आए, रिपोर्ट अच्छी ना हो जेंडर इक्वलिटी को लेकर। मूविंग फर्दर, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर फॉर अर्बन पुअर, एक और स्टडी सामने निकल के आई, और यही बताया गया कि अगर हम कंपेयर करें अर्बन तुम्हारा रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में, तो रूरल एरियाज में जो पुअर लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है ना। तो ड्रॉप आया है 9.1 ईयर्स का मैन में ड्रॉप आया, और वुमेन का 6.2 ईयर्स का ड्रॉप आया है। अब ये हुआ क्यों? ये बेसिकली हुआ है डिसीज बर्डन की वजह से, डिसीज बर्डन और हेल्थ के कॉस्ट के बढ़ने से, हेल्थ ट्रीटमेंट के कॉस्ट के बढ़ने से ये चीजें हुई हैं। मूविंग फर्दर, मूव टू दी स्टेट पेज, वर्ल्ड न्यूज। सो वर्ल्ड न्यूज में हुआ क्या? देखो, एक चाइनीज टेनिस प्लेयर है पैंग सुई, तो पैंग सुई ने कुछ समय पहले ऑन 2 नवंबर को एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और वाइस प्रीमियर रह चुके हैं, एक लीडर थे, उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने मेरे ऊपर सेक्सुअल अब्यूज किया है। जांग गाउली, ठीक है, जो कि वाइस प्रीमियर रह चुके हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर सीनियर लीडर रह चुके हैं, उनके ऊपर ये लगाया था कि उन्होंने मेरे ऊपर सेक्सुअल अब्यूज किया है। जिसके बाद उनकी फिर रिपोर्ट सामने नहीं आई, उनकी कोई न्यूज सामने नहीं आई। तो लोगों में और डब्ल्यूटीए में, वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरीके से कंसर्न जाग गया कि भाई कहीं ये जिंदा भी है कि नहीं, कि मार दिया इनको, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा वो था। लेकिन फाइनली एक वीडियो इमर्ज हुआ, और वीडियो में यही बताया गया कि पैंग सुई जो है वो सही है, उन पे अभी कोई ऐसा कोई हार्म नहीं है, उनका एक वीडियो सामने आ चुका है, और शी इज डूइंग गुड। और अभी भी लेकिन टेनिस बॉडी का कंसर्न यही है कि उनके कहीं फ्रीडम ब्रीच तो नहीं हो रहे, उनके कहीं फ्रीडम कर्टेल तो नहीं किए जा रहे। मूविंग फर्दर, सो श्रीलंका ने जहां पर फर्टिलाइजर पे बैन लगाया था, अब फाइनली उन्होंने फर्टिलाइजर से बैन हटा दिया है, उन्हें हटा दिया फर्टिलाइजर से बैन, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो बेसिकली उनका यही कहना था कि भाई हम लोग इतना वाइबल नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए फर्टिलाइजर से बैन हटा दो। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर बैन हटा दिया था, और फर्टिलाइजर बैन उन्होंने लगाया था कि उन्होंने ये बोला था कि भाई 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे।
आप ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे और ज़्यादा डिसीज़ होती हैं और जो खाते हैं उनको और ज़्यादा हेल्थ डिसीज़ हो जाती हैं, जिसके चलते आप बंद करिए। लेकिन श्रीलंका ने प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र पे बैन हटा दिया है। बाकी हम इकोनॉमिक न्यूज़ की बात करें तो आज इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं आती, आज मंडे है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय गाइस।